दोस्तों, प्रभु श्री राम के बाद रामायण में दूसरा सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम हनुमान जी का होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी को वानर कहा गया है, लेकिन ज्यादातर लोग वानर का मतलब बंदर ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल वानर एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है कि वन में रहने वाला नर। और इस तरह के वानर उस समय दक्षिण भारत, मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया में रहते थे। और वानर और बंदर में फर्क होता है। वानर को संस्कृत में मरकती, कपी, मरकट और वनकापी भी कहा जाता है। और उस समय हम इंसान यानी कि होमोसेपियंस ही अकेले बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि होमोसेपियंस के अलावा एक और प्रजाति थी जिन्हें वानर कहा जाता था। दोस्तों, निएंडरथल ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल वानर की तरह दिखती थी और इनमें सोच समझने की क्षमता बिल्कुल इंसानों की तरह ही होती थी। और ये इंसान मानव की तरह एक साथ रहते थे और बोला भी करते थे। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामायण में जिस तरह से वानरों का वर्णन किया गया है वो बिल्कुल निएंडरथल से मेल खाते हैं। और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि उस समय के निएंडरथल्स यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में निवास करते थे। और रामायण के अनुसार वानर पूरी की पूरी धरती पर ही पाए जाते थे, लेकिन उनके सबसे ज्यादा संकेत किष्किंधा में थे। जब प्रभु श्री राम रावण से लड़ने लंका की तरफ जा रहे थे, उस वक्त वानरों के राजा सुग्रीव ने अपने सारे वानरों को एकजुट किया था ताकि वो भी साथ दे सके। और किष्किंधा में वर्णन किए गए सारे वानरों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो ज्यादातर गुफाओं में ही रहते थे। और रामायण में भी ये वर्णन किया गया है कि वानर भी अपना ज्यादातर समय गुफाओं में ही रहा करते थे। निएंडरथल्स के अवशेषों में वैज्ञानिकों को हायोइड बोन होने के भी संकेत मिले हैं। और इससे यही साबित होता है कि वो आपस में बात भी किया करते थे। और वैज्ञानिकों ने जब और भी ज्यादा खोज की तो उन्हें ये पता चला कि निएंडरथल और होमोसेपियंस पुराने समय में एक साथ ही रहा करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि होमोसेपियंस और निएंडरथल्स आपस में ब्रीडिंग भी करते थे। और ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है कि आज के समय में भी हम में निएंडरथल्स के डीएनए भी पाए जाते हैं। और इसलिए जब हम रामायण में पढ़ते हैं तो रामायण में लिखा हुआ है कि उस समय वानर और इंसान भी आपस में शादी करते थे। और रामायण में कभी भी वानरों को बंदरों के रूप में प्रस्तुत किया ही नहीं गया है। रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन सब ग्रंथों के विद्वान थे। और वो संस्कृत और व्याकरण भी अच्छी तरह से जानते थे। और अगर हनुमान जी की इतनी योग्यता थी, इतनी बुद्धिमानी थी, तो वो बंदर कैसे हो सकते हैं। रामायण में ये बहुत बार वर्णन किया गया है कि वानरों की जाति बिल्कुल मनुष्यों की तरह बुद्धिमान और विकसित हुआ करती थी। और इन्हीं वानरों को हम अज्ञानता के कारण बंदर समझ बैठे हैं। दोस्तों, आज का विज्ञान रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानता है, क्योंकि रामायण में ऐसे ऐसे योद्धाओं, शक्तियों का जिक्र किया गया है और ऐसे ऐसे वीरों का जिक्र किया गया है जो कि आज के इंसानों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, तो उसमें यही पता लगता है कि आज का इंसान ही होशियार है। इसलिए आजकल के लोग रामायण और महाभारत को हजम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो तथ्यों के आधार पर दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रामायण और महाभारत को काल्पनिक ही बताते रहेंगे। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।